हेलो माय डियर, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा पॉइंट पढ़ाएंगे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा प्यारा है। ध्यान से सुनना, बर्च रिडक्शन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बर्च रिडक्शन। क्या बर्च रिडक्शन? अरे कल आप लोगों ने लिंडार कैटलिस्ट पढ़ा था, तो लिंडार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल एंटी रहते हैं, बिल्कुल एंटी। देखो मैं आपको बर्च रिडक्शन में ले चलता हूं। चलिए आइए। तो बर्च रिडक्शन, बेटा बर्च रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट आप सिलेक्ट करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले हमको समझना है। बर्च रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विथ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से हम बर्च रिडक्शन में, मैं लिखता हूं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया NH3 लिक्विड। ठीक है, पर ध्यान रहे बेटा ये एक्वस अमोनिया नहीं है, यहां पर ये ध्यान रखना NH3 एक्वस नहीं है, NH3 एक्वस नहीं है। क्या है बेटा? लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब होता है अमोनिया को लो टेम्परेचर पर ले जाइए। रूम टेम्परेचर पर अमोनिया क्या होता है बेटा? गैस। और लो टेम्परेचर पर अमोनिया लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे। प्लस एक और हम यहाँ पर टर्सरी ब्यूटानॉल यूज कर सकते हैं, या कोई भी अल्कोहल यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने टर्शियरी ब्यूटानॉल ले लिया। तो हमारा ये मेटल है, ये मेटल है, मेटल डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अमोनिया। मेटल डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अमोनिया, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, मेटल डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अमोनिया। और ये हमारा हो गया को सॉल्वेंट। ये हमारा हो गया को सॉल्वेंट। मतलब क्या है को सॉल्वेंट का? को सॉल्वेंट का मतलब ये है कि यह आपको प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये प्रोटॉन, ये को सॉल्वेंट प्रोटॉन डोनर है। ये को सॉल्वेंट प्रोटॉन डोनर होता है। और ये मेन सॉल्वेंट होता है आपका, जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अमोनिया सॉल्वेंट में वो इलेक्ट्रॉन ट्रेप हो जाता है उसकी ऑक्टाहेड्रल वाइड में। मैं समझाता हूं। तो इसके प्लेस पर आप सोडियम की जगह आप पोटेशियम यूज कर सकते हैं, आप लिथियम यूज कर सकते हैं। तो आप इनकी जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये तो आप सेम लेंगे और इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं ETOH इथाइल अल्कोहल आप यूज कर सकते हैं को सॉल्वेंट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखिएगा। क्या है बेटा? सोडियम in liquid ammonia, this is the solvent, main solvent, and this is the co-solvent which is proton donor। भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे प्रोटॉन डोनेट करेगा और कब करेगा। पर ध्यान रहे कि हम यह रिएक्शन हम कराते हैं -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने की है। इस टेम्परेचर पर ही यह रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है जो आप आगे करने जा रहे हैं। जो आप आगे रिएक्शन करने जा रहे हैं, यह रिएक्शन -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पॉसिबल हो पाता है, यह ध्यान रखना है। तो रिप्रेजेंटेशन आप बर्च रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ आ गया। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये सॉल्वेंट लिख के नहीं देते क्वेश्चन में, आपको केवल ये दे दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हम वो अंडरस्टूड है कि ये नहीं दिया जाए तो भी आपको बर्च रिडक्शन ही करना है। तो कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं, ये इस तरह से देखिए ये लिख दिया ऐसा, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐसा भी लिख देते हैं। ठीक है, देन
अब आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था, और उस एस ब्लॉक एलिमेंट में मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पता है पूरे एस ब्लॉक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम विथ लिक्विड अमोनिया। पूरे एस ब्लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, आपको मैं याद दिला रहा हूं। यहां पर देखिए, सोडियम लिया आपने और इसे NH3 लिक्विड में आपने डाल दिया। अब क्या होगा, ये अब जो होगा उस पर ध्यान देना है हमको। Na प्लस आयन बना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na आयन, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अमोनिया से चारों तरफ से घिर जाएंगे। मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अमोनिया से बने हुए ऑक्टाहेड्रल वाइड में जो है वो फिट हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो NH3 है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेट चार्ज इस पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर NH3 ये Y, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम XY लिख सकते हैं, XY का वैल्यू 6 हो सकता है, मेनली 6 होता है। एक्चुअल इसे हम बोलेंगे सोडियम सॉल्वेटेड सोडियम आयन और अमोनिएटेड सोडियम आयन। अमोनिएटेड सोडियम आयन, ये है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर बेटा अमोनिया सॉल्वेंट है, यहां पर अमोनिया सॉल्वेंट है, तो हम इसे सॉल्वेटेड की जगह अमोनिएटेड भी बोल सकते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये सॉल्वेटेड सोडियम आयन, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सॉल्वेटेड सोडियम आयन। तो दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिया इज द सॉल्वेंट, सो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता कहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन फिट होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड में, इस तरह से। ये NH3 सॉल्वेंट होता है, ये NH3 सॉल्वेंट है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला पोर्शन कैसा हो गया, नेगेटिव, और इस तरफ वाला पॉजिटिव। अब अमोनिया से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अटैच रहता है, ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। अब हमको ये समझना नहीं, तो मैंने बता दिया इसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं, आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये बात समझना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बिहेव एज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, समझे। इस ही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सोडियम in liquid ammonia behave as a good reducing agent। ये good reducing agent, this is the freshly prepared solution of sodium in liquid ammonia, and due to this ammoniated electron, the color of the solution is blue, deep blue। इसका डीप ब्लू कलर, समझ गए। तो पहली बात जो हुई यह है कि इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज डीप ब्लू इन कलर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का रीजन, ये दोनों जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। अच्छा, एक बात और मैंने समझाई थी, कंडक्टिंग भी हो जाता है ये,
दिस सॉल्यूशन बिकम कंडक्टिंग, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिंग हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है। तो कंडक्टिंग होने का रीजन अमोनिएटेड सोडियम आयन and ammoniated electron, and ammoniated electron as well as ammoniated sodium ion, ammoniated electron as well as ammoniated sodium ion, ठीक है, इन दोनों के रीजन, दोनों के कारण solution of sodium in the liquid ammonia is conducting, behave as a conductor। बात समझ आ गई? तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम in liquid ammonia behave as a good conductor, the answer is due to ammoniated electron as well as ammoniated sodium ion as well as ammoniated electron। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये तीसरी बात एक और पैरामैग्नेटिक हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो these three properties are due to solvated electron and this property conducting behavior is due to ammoniated sodium ion and ammoniated electron। Is this clear? अब कोई परेशानी तो नहीं है? एकदम बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब बातें मैंने आपको एस ब्लॉक जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बातें पूरी पढ़ाई थी। अब हम बात करते हैं इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर की। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के इस सॉल्यूशन को बिल्कुल तुरंत तैयार करेंगे, बिल्कुल तुरंत तैयार करेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बिहेव एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हैं बात को? अगर थोड़ी देर रखा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? देखो, रखा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? ये प्रॉब्लम आएगी NaNH2 बन जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। NaNH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये आएगी। अब आपका सॉल्यूशन में क्या है? NaNH2 है। अब आपके सॉल्यूशन में क्या है? NaNH2 है। और आपको क्या चाहिए? आपको तो ये चाहिए था इलेक्ट्रॉन इन लिक्विड अमोनिया, आपको ये चाहिए था, ठीक है। और अब थोड़ी देर रखा रहा तो ये रिएक्शन होने के कारण H2 उड़ गई, ये बन गया। तो हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको, तो हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड बर्च रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, बिल्कुल तुरंत बना हुआ। और टेम्परेचर कितना रखना है? -33 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना रखना है? -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों आप शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। यह बर्च रिडक्शन जो है वो नॉन टर्मिनल एल्काइन पर इफेक्टिव है। टर्मिनल एल्काइन नहीं लेना है। कैसा एल्काइन लेना है बेटा? नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये देखिए, नॉन टर्मिनल एल्काइन का मतलब ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है जिसमें एसिडिक एच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये टर्मिनल एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन है जिसमें ये एसिडिक एच है, एसिडिक एच है। आपको ये नहीं लेना, आपको ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये दोनों आपको नहीं लेना है। समझ गए? क्योंकि इनमें एसिडिक एच है। तो आपको नॉन टर्मिनल एल्काइन सिलेक्ट करना है बर्च रिडक्शन के लिए, टर्मिनल एल्काइन नहीं लेना है। मैं समझाऊंगा आगे कि टर्मिनल एल्काइन में क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेन मुद्दा है कि हमको नॉन टर्मिनल एल्काइन रिडक्शन के लिए यूज करना है, नॉन टर्मिनल एल्काइन रिडक्शन के लिए यूज करना है। चलिए देखिए, लिया मैंने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये लिया। तो हमारा आंसर, पहले तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से रट लीजिए। सबसे मेन बात ये है,
सबसे मेन बात ये कि ये नॉन टर्मिनल एल्काइन पर वर्क करता है और ट्रांस हाइड्रोजनेशन करता है। इसका फंक्शन ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्रांस एडिशन करता है। इसका मेन फंक्शन है हाइड्रोजन का ट्रांस एडिशन करना। ये देखिए इसका प्रोडक्ट, जब ये ट्रांस एडिशन करेगा तो ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये प्रोडक्ट आपका तैयार होगा। यहां देखिए ध्यान से, ये CH3 और यहां पर H लगेगा और यहां पर ये H लगेगा। इस तरह से हमको ये ट्रांस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। ये ट्रांस टू ब्यूटीन मिलेगा, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने ये लिख दिया फंक्शन। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ये हमको पूछा जाएगा, ये बात हमको पूछी जाएगी। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया? तो मेन फंक्शन ऑफ द सोडियम लिक्विड अमोनिया इज ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। और लिंडलार कैटलिस्ट में जब आपने इस पर यूज किया था तो सिस प्रोडक्ट बनाया था, सिस हाइड्रोजनेशन किया था। मैंने कल पढ़ाया है उसको। पढ़ाना मुझे दोनों एक साथ थे, पर मैंने उसको पढ़ा दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा काम था तो मैं अब इसको पढ़ा रहा हूं। इसको ध्यान दो जल्दी से। इसका हम एक और रिएक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो तुमको ट्रांस एडिशन समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ ट्रांस एडिशन। देखो मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं। मैकेनिज्म का मतलब कैसे ये हुआ, ये मैकेनिज्म। तो आपने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, ये इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के। पाई बॉन्ड तुम जानते हो कि कैसा होता है, वीक होता है। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दिस इज द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये आपने अभी देख ही लिया है कि ये कहां से आता है। अब देखो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ये पहले तो इसका होमोलिटिक फिशन होता है। देखिए होमोलिटिक फिशन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक के साथ ऐड हो जाएगा। ये देखिए होमोलिटिक फिशन हुआ, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो हमको ये मिल रहा है होमोलिटिक फिशन से। ध्यान से सुनिएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। ये पहले होमोलिटिक फिशन हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हो गया, ये आपका ये प्रोडक्ट बना। अब बताओ ऐसे प्रोडक्ट बनने की उम्मीद, और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है। देखो जरा, यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एक प्रोबेबिलिटी ये, पर यहां इनमें रिपल्सन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जबकि हमको यहाँ पर दूसरा एक और प्रोडक्ट ये मिल सकता है, इसको समझना है। ये कार्बन डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन तो ये यहीं रह गया, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज और ये CH3। अब बताओ यहां पर ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाने के कारण यहां पर तो रिपल्सन था, यहां पर रिपल्सन कम हो गया, मिनिमाइज हो गया रिपल्सन मिनिमाइज। ये आपको कैसा दिख रहा है सिस, ये आपको कैसा दिख रहा है ट्रांस। तो इसमें रिपल्सन मिनिमाइज हो गया, इसलिए ट्रांस मेजर हो जाएगा।
ये मेजर, ये बहुत कम बनेगा बट बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, रिपल्सन मिनिमम स्टेबिलिटी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब आप इसको लिख लें, फिर मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट जो बना, ये जो ट्रांस प्रोडक्ट बना, इसमें रिपल्सन मिनिमम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो ये, अब इसे आप बोलोगे क्या, यहाँ पर देखो ये फ्री रेडिकल है और यहाँ पर देखो इस पे निगेटिव चार्ज एनायन है, कार्बन आयन है, तो हम इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडिकल एनायन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडिकल एनायन पेयर, रेडिकल एनायन पेयर से इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब सोचिए, यहाँ पर जब ये रिएक्शन हो गया तो अब यहाँ अल्कोहल से प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल, ROH, कोई सा भी ये H, इस पर H पर अटैक कर देगा, तो H आयन फ्रॉम कहां से ले लिया, ये वाला H आयन ये ले लेगा, ये अटैक कर देगा H आयन इस पर, और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3C। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड, ये CH3 और ये H यहाँ पर लग गया, ये देखिए ये प्रोडक्ट हमको मिल गया। ये मैकेनिज्म का पहला पार्ट है। देन मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट, है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आया सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर आ जाएगा और यह नया एनायन क्रिएट कर देगा। ये देखिए, ये एनायन कार्बन आयन क्रिएट हो गया, यहां पर ये कार्बन आयन क्रिएट हो गया। देन यहां पर फिर से प्रोटॉन फ्रॉम ROH, आप टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये वाला H इस पर अटैक करेगा, ये H पर अटैक करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाएगी ट्रांस टू ब्यूटीन। ये देखिए ट्रांस टू ब्यूटीन, ये प्रोडक्ट हमको मिल गया। अब आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। इस मैकेनिज्म से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। नोट कीजिए, तो मैकेनिज्म में कभी क्वेश्चन आ जाए तो यह आपका रेडिकल एनायन पेयर बना, एक ये बनता है और एक ये बनता है एनायन, और फंक्शन ऑफ अल्कोहल समझ आ गया। फंक्शन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल जो है, अब तुम्हारे माइंड में कई बार आया होगा कि सर ये अल्कोहल तो सोडियम से रिएक्ट कर जाना चाहिए, RONA प्लस हाफ H2, पर ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों? ये रिएक्शन जो आप करा रहे हो, ये रिएक्शन जो हो रहा है, ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सोडियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, समझ गए? -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये आपका बच गया। फिर ये केवल यहाँ पर
इस नेगेटिव आयन को प्रोटॉन डोनेट करने का ही काम करता है। ओनली डोनेट प्रोटॉन, ओनली डोनेट प्रोटॉन, ओनली डोनेट प्रोटॉन। तो बच्चों ये मैकेनिज्म भी समझ आ गया होगा आपको कैसे हुआ। तो लिंडलार कैटलिस्ट सिन हाइड्रोजनेशन करता है और बर्च रिडक्शन में ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। दोनों अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। मैं एक और रिएक्शन समझा रहा हूं, बेंजीन पर रिएक्शन। तब जानता है बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेंजीन है। बेंजीन पर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ये रिएक्शन करते हो, टर्सरी ब्यूटेनॉल ले लीजिए, तो आपका प्रोडक्ट ये मिलता। ध्यान से सुनना यार, ये बस प्रोडक्ट, ये देखो ये एरोमेटिक है आपका, ये एरोमेटिक है। और इसको देखो तो नॉन एरोमेटिक बन गया, ये नॉन एरोमेटिक बन गया, नॉन एरोमेटिक। यहाँ एच, एक एच तो यहाँ पहले से है, एक एच यहाँ पर है और एक एच और आ गया ये आपका कहां से, इससे मिलने वाला ये आपको एक एच और यहाँ पर मिल जाएगा। ये इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। बेटा एरोमेटिक से कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है, कॉन्जुगेटेड है यार, कॉन्जुगेटेड है। और ये कैसा हो गया, नॉन कॉन्जुगेटेड, ये नॉन कॉन्जुगेटेड हो गया, कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो बस एक रिएक्शन आपको ये ध्यान रखना है बर्च रिडक्शन में कि बेंजीन का रिडक्शन किसमें हो जाता है, नॉन कॉन्जुगेटेड। देखिए यहाँ पर 1,4 पर ये हाइड्रोजन आपको दिखाई देने लगा, तो ये आप लिख लो। देन इसका भी मैकेनिज्म हम समझा देते हैं आपको कैसे होता है। देखो ये रिएक्शन, या आपने ले लिया बेंजीन, आप जानते हो यहाँ ये पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉनों में ये हुआ होमोलिटिक फिशन। तो और ये जो आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है। और ये जब ऐसा, ध्यान से सुनना, ये ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर H लगे हुए हैं, यहाँ पर H है और एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा इस तरह से। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आ गया निगेटिव चार्ज ये, और इस कार्बन पर आ गया रेडिकल। तो अब जब ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन, रेडिकल इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों क्लोज है, नियरेस्ट है, तो इनमें रिपल्सन होगा। इनमें क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल। तो फिर क्या होने लगेगा आगे, रेजोनेंस होगा इसमें। रेजोनेंस से ये दूर दूर चले जाएंगे तो इन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आ जाएंगे, और जब ये इस कार्बन पर आ जाएंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेगा। ध्यान देना बेटा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा है और ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पर ये आ जाते हैं। जब ये आ गए तो ये बन गया रेडिकल आयन पेयर, रेडिकल एनायन पेयर, ये बन गया रेडिकल एनायन पेयर। अब H आयन फ्रॉम टर्शियरी ब्यूटेनॉल, H आयन टर्शियरी ब्यूटेनॉल से यहाँ पर ये अटैक कर देगा और हमको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर H पहले से ही था, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये H है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। आगे फिर से ये इलेक्ट्रॉन, वही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, वही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, इस पर ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा और यहां बन जाएगा ये नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर प्रोटॉन आपने सॉल्वेंट से दिया था H आयन फ्रॉम को सॉल्वेंट एल्कोहल से टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये टर्शरी ब्यूटेनॉल से H आयन मिलेगा, ये H आयन फिर इस पर अटैक कर देगा और आपको यह प्रोडक्ट, फाइनली यह प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए ये, अब इनमें दो H जो है वो कहां से आए हैं, ये H आया सॉल्वेटेड प्रोटॉन, ये H आया एक सॉल्वेटेड प्रोटॉन से। अब बताओ ये कैसा, इससे क्या बन गया ये, इससे क्या बन गया ये, बात समझ आ गई। तो इस तरह से हम इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, तो हमें याद रखना है कि ये बात याद रखनी है कि इससे बना क्या, ये देखो ये बात आपको याद रखनी, इस बेंजीन से ये बन गया, कॉन्जुगेटेड से नॉन कॉन्जुगेटेड, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। एंड नोट डाउन दिस मैकेनिज्म। तो अब बच्चों मुझे बताओ, आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझ आ गया कि नहीं? अब आप इस मैकेनिज्म के बेस पे बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको यहाँ पर अलग अलग ग्रुप लगा दे, मैं आपको यहाँ पे CHO लगा दूं, मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, NO2 लगा दूं और देन फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे की किसी भी वीडियो में फिर से और नए क्वेश्चनों के साथ आपको बर्थ रिडक्शन, लिंडार कैटलिस्ट के क्वेश्चन समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आज का वीडियो आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि अपने गुरु के ज्ञान को फैला दो, पूरी दुनिया में फैला दो मेरे बच्चों। मैं आपको बहुत मेहनत करूंगा, आपके साथ अपार मेहनत करने वाला हूं मैं आपके साथ। एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा आपका, पूरा केमिस्ट्री, फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, उसके एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा टोटल, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।